हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक में पढ़ा रही हूँ। 8 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। कुल 4 वीडियो आ चुके हैं। आज 9वां और 10वां चैप्टर भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। इसके साथ ही क्लास 6 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्लास 7 की बुक की शुरुआत कर दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो आधारभूत सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, डाक सेवा, परिवहन, इन सब के बारे में इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है शिक्षा के बारे में, क्योंकि शिक्षा का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो लिखा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालयी शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। आगे लिखा है राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। अब शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया जा रहा है। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसी के तहत राजस्थान में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है, क्योंकि जो अभिभावक हैं उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को विद्यालय में लेकर आएं, उनका प्रवेश करवाएं। आगे लिखा है विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। आगे लिखा है शाला पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आपको याद रखना है, ये बालिकाओं के लिए है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शिनी गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाता है बालिकाओं को, ताकि वे आगे की शिक्षा को पूरा करें, उनमें प्रोत्साहन बना रहे पढ़ने के प्रति। आगे लिखा है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 रहा, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% रही। और ये प्रतिशत आपको याद रखना है। राज्य का जो साक्षरता प्रतिशत है वो भी आपको याद रखना है। संपूर्ण प्रतिशत कितना है? 66.11, और पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12%। तो ये शिक्षा के बारे में बता दिया। साक्षरता प्रतिशत कितना है ये भी आपको बता दिया। अब लिखा है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। आधारभूत सेवाओं में स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। तो लिखा है स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक,
बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसीलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिल सकें, कोई भी इससे वंचित ना रहे। आगे लिखा है स्वास्थ्य सुविधाएं। लिखा है राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। और ये आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं कितनी आबादी पर खोले जाते हैं, तो 1 लाख की आबादी पर, और 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र। आगे लिखा है नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जल्द ही राजस्थान के कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो ये किताब पुरानी छपी हुई है, इसलिए यहाँ पर जिलों की संख्या 33 लिखी हुई है, लेकिन वर्तमान में 41 जिले हैं, ये आप याद रखिएगा। ये पुरानी है किताब, यानी कि जब ये छपी थी तब कुल 33 जिले थे, लेकिन अब जिलों की संख्या बढ़ गई है, कुल 41 जिले हैं, 41, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये स्वास्थ्य योजनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। आगे लिखा है इसी प्रकार राज्य में 6 रोग यानी कि टीबी, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। आगे लिखा है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। कौन करता है? औषधि नियंत्रण संगठन। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। जो दवाइयां प्रतिबंधित हैं उनको बेचा नहीं जाता है, उनकी सूची भी इसके द्वारा जारी की जाती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बता दिया आपको। अब तीसरी जो आधारभूत सेवा है वह है संचार एवं डाक सेवा। लिखा है वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना एवं तकनीकी संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना एवं तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। तो तकनीकी एवं संचार विभाग के ये सभी कार्य हैं, ये सभी जो कार्य हैं ये उसी के द्वारा किए जाते हैं। सूचना, तकनीकी एवं संचार विभाग। आगे लिखा है डाक सेवा। लिखा है संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है।
आज भी कई जगह डाक व्यवस्था संचालित है। पहले तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व था। अब आधुनिक युग है, लेकिन फिर भी इसका बहुत महत्व है। आगे लिखा है, डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। अब पहले क्या होता था, जो फॉर्म आते थे वो डाक के माध्यम से ही पहुंचाए जाते थे। अब तो ऑनलाइन सभी फॉर्म भरे जाते हैं, और जो एडमिट कार्ड आता था वो भी डाक द्वारा ही आता था, आप लोगों को पता होगा। तो अब तो सब आप लोग अपना डाउनलोड कर लेते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाते हैं, वहां से डाउनलोड करवा के प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन पहले डाक के माध्यम से ही घर पर भेजा जाता था। आगे लिखा है, डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। तो आज भी कई योजनाएं संचालित हैं जो डाक सेवाओं के माध्यम से, जिनका लाभ लोगों को मिलता है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पर दिया गया है। आगे लिखा है, बैंक सेवाएं। लिखा है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि सभी जो बैंकें संचालित हैं वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन ही कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, परिवहन सेवा। तो राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बंदरगाह वहां पर होते हैं जहां समुद्र का किनारा होता है। आगे लिखा है, सड़क परिवहन। अब जो परिवहन सेवाएं हैं उनके बारे में एक एक करके बताया जा रहा है। पहले सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन, फिर वायु परिवहन। तो लिखा है, राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था, और ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर एवं न्यूनतम धौलपुर में है। NH 15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 15 ये राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और सबसे छोटा है 71B। तो ये जो बड़े और छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा NH 15, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B। अब लिखा है रेल परिवहन के बारे में। लिखा है, रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे, ये आपको याद रखना है, एवं 5 मंडल। कौन कौन से मंडल हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ। अब लिखा है वायु परिवहन के बारे में। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं।
जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में है। राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फालोदी, रातानाड़ा भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। ये आपको याद रखना है। ये तो जयपुर में पहली रेलगाड़ी चली थी, उसके बारे में बताया गया। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब शब्दावली लिखी हुई है। बौद्धिक क्या होता है? बुद्धि से संबंधित। व्यापक माने बड़ा, पारस्परिक माने आपसी और जीविकोपार्जन, जीने के लिए कार्य करना। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है तो 66.11%। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं तो स्वास्थ्य सेवा संबंधित हैं। इसमें दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो 9वां चैप्टर हो गया कंप्लीट। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। तो अध्याय 10 है लोक संस्कृति एवं कला। इसमें जो खान पान है उसके बारे में जानेंगे, वेशभूषा के बारे में जानेंगे, राजस्थान में जो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं उसके बारे में, प्रमुख मेले हैं उनके बारे में, जो लोक देवता हैं उनके बारे में जानेंगे और हस्तकला के बारे में भी जानेंगे। अच्छा लेसन है, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 है लोक संस्कृति एवं कला। लिखा है काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापका ने कहा, आज हम भी राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीना, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। तो ये जो जनजाति समूह के नाम दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 रूपों में जाना जाता है। पहली है पूर्वी राजस्थानी भाषा और दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। भाषा से भी प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी यानी जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। ये पूर्वी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी राजस्थाना तो ये जो जनजाति समूह के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखने हैं, भील, मीना, सहरिया, गरासिया, डामोर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान में विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 रूपों में जाना जाता है। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान से समझ लेना है। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? ढूंढाड़ी यानी जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती व अहीरवाटी। ये पूर्वी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी।
ये आपको याद रखनी है। पूर्वी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती व अहीरवाटी। और पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। आगे बढ़ते हैं। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज में भी अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं कैर सांगरी। तो यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये दाल बाटी है। राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध ही है। ये घेवर है, ये मक्के की रोटी है, और ये बाजरे का खींच, कैर सांगरी और ये चूरमा। तो आप लोगों को क्या पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वेशभूषा लिखा हुआ है। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। तो यहाँ पर पारंपरिक परिधानों के बारे में बताया जा रहा है। पारंपरिक परिधान में महिलाएं क्या पहनती हैं? महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। और पुरुषों का पारंपरिक परिधान है धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा। और जो पगड़ी है वो बहुत आकर्षक है और उसका महत्व भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छुपी, घोड़ा दड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरभर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि हैं। तो जो लोक नाट्य शैली है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। तो पारंपरिक खेल भी खेलते हैं लोग मनोरंजन के लिए, और आधुनिक खेल भी मनोरंजन के साधन के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। अब लिखा है सांस्कृतिक विविधता। इसमें त्योहारों के बारे में जानेंगे। तो लिखा है राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गवरी, गैर रम्मत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अब इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले लिखा है गणगौर। तो रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है, और ये आपको याद भी रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि गणगौर जो त्योहार होता है उस पर किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो शिव और पार्वती की। और ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। आगे लिखा है गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये महिलाएं जो हैं
त्योहार को मना रही हैं। आगे बढ़ते हैं, तीज के बारे में लिखा है। गणगौर के बारे में आपने जान लिया, अब तीज के बारे में लिखा है। श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। तो तीज का त्योहार श्रावण महीने की तीज को भी मनाया जाता है और भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को भी मनाया जाता है। तो श्रावण की महीने में जो तीज का त्योहार मनाया जाता है, इसमें नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं और भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है और पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है, तीज का त्योहार राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। अब लिखा है शीतला अष्टमी। तो होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये तो आपको याद ही रहेगा, शीतला अष्टमी है तो इसमें शीतला देवी की पूजा की जाती है। और कब मनाया जाता है? होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। आगे लिखा है, इस दिन बासोड़ा भोजन यानी कि एक दिन पहले बनाया गया भोजन किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के बल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर आप ये महिलाएं देख भी सकते हैं, ये शीतला माता की पूजा कर रही हैं। तो गणगौर के बारे में आपको बता दिया, तीज के बारे में बता दिया, शीतला अष्टमी के बारे में बता दिया। अब लिखा है अक्षय तृतीया के बारे में। तो इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं, क्योंकि ये दिन शुभ माना जाता है तो मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे लिखा है, इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। अब लिखा है राजस्थान के प्रमुख मेले। त्योहारों के बारे में आपको बता दिया, कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है ये भी आपने जान लिया। अब राजस्थान के प्रमुख मेले हैं और मेलों से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में याद रखना है। सबसे पहले लिखा है पुष्कर मेला। तो अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है और यही आपको याद रखना है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुष्कर मेला का आयोजन कब किया जाता है तो कार्तिक पूर्णिमा को। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। तो जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वह पुष्कर में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है कैला देवी का मेला। आपको ये जो मेले हैं ये जहाँ आयोजित किए जाते हैं ये आपको जरूर ही याद रखने हैं। लिखा है सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है। चैत्र शुक्ल की जो अष्टमी होती है उसको विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं तो कैला देवी के मेले को लक्खी मेला कहते हैं। आगे लिखा है चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। अब लिखा है महावीर जी का मेला। तो सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है
यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर, तो इन्हीं की यहाँ पर लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। और ये मेला कहाँ पर लगता है? सवाई माधोपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिले हैं। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षित बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। आगे लिखा है हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। आगे लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आई। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं दरगाह अजमेर। आगे लिखा है वेडेश्वर मेला। लिखा है यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेडेश्वर मेले को। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रीट में। आगे लिखा है यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है, इसीलिए इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर जिले में। आगे लिखा है इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। अगला मेला है करणी माता मेला। बीकानेर जिले में देश नोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। तो करणी माता का जो मेला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंदिर है, यहाँ पर काले और सफेद चूहे आपको अधिक संख्या में दिखेंगे घूमते हुए। आगे लिखा है खाटू श्याम जी का मेला। तो सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक मेला आयोजित होता है। आगे लिखा है बाबा रामदेव का मेला। तो जैसलमेर जिले में पोकरण कस्बे के पास रोनीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। तो आपको याद रखना है जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे में ये मेला लगता है, रोनीचा नामक स्थान पर। आगे लिखा है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं।
अब लिखा है अन्य मेलों के बारे में, जो अन्य मेले हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीन माता मेला, अलवर का भरथरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गांव में स्थानीय स्तरों पर भी मेलों का आयोजन होता है। तो मेलों से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो जो मेले हैं उनका आयोजन जिस स्थान पर किया जाता है ये याद रखिए, और जो त्योहार हैं वो किस तिथि में कब मनाए जाते हैं ये याद रखिए। अब लिखा है प्रमुख लोक देवता एवं संत। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ है। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। अब एक एक करके सबके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की अर्चना पूजा की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तो गोगा मेड़ी में मेला भी लगता है, जो मेला महीने भर चलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजा जी के बारे में जान लेते हैं। लिखा है तेजा जी ने गौधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ इस चित्र में आप तेजा जी को देख सकते हैं। आगे लिखा है पाबू जी। पाबू जी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो पाबू जी को। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। यहाँ इस चित्र में आप पाबू जी को देख सकते हैं। आगे लिखा है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरभूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। आगे लिखा है मीराबाई के बारे में। लिखा है मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम में हुआ था। कुड़की ग्राम मेड़ता में। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। बचपन से ही कृष्ण भक्त में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गईं। अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित किया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही, जो उनके पदों में भी झलकती है। आगे लिखा है दादू, यानी दादू दयाल। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं दादू दयाल को, और यहाँ पर इस चित्र में मीराबाई को देख सकते हैं। चलिए दादू दयाल के बारे में जान लेते हैं। लिखा है दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दादू दयाल की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो आमेर के पास नारायणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाम्भोजी के बारे में जान लेते हैं। तो जाम्भोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। ये भी रीट में पूछा जा चुका है।
कि जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पीपासर में हुआ था। जाम्भोजी के उपदेशों पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जसनाथ जी। तो संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर यानी बीकानेर में हुआ था। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। यहाँ पर चित्र में आप जसनाथ जी को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धानाथ जी। तो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। अब लिखा है हस्तकला के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है काष्ठ कला। काष्ठ यानी कि लकड़ी। लिखा है काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाड़, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना, डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। जो जेठाना है डूंगरपुर जिले में है, ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और शेखावाटी और बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला के बारे में जान लेते हैं। लिखा है राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियां एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। आगे लिखा है टेराकोटा। तो मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है और ये आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए कि टेराकोटा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो मोलेला। आगे लिखा है अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। आगे लिखा है ब्लू पॉटरी। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। आगे लिखा है लाख का काम। तो लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न प्रकार की चीजें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच व मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि आप जयपुर गए हों कभी घूमने के लिए, तो वहां पर बाजार में आप ये लाख के कंगन देखेंगे। तो वहां पर ये मिलते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं देखने में। आगे लिखा है आभूषण। और भी जगह जयपुर के अलावा भी आपको लाख के सामान देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे लिखा है आभूषणों के बारे में। लिखा है जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। यानी जो प्रतापगढ़ की जनजातियां हैं वह पीतल और चांदी के आभूषण के लिए जानी जाती हैं। आगे लिखा है कपड़े पर छपाई। तो राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मैंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंगों का भी उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं कसीदाकारी एवं गोटाकारी।
तो राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे किनारी आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक हैं। इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। शब्दावली पढ़ लेते हैं। क्षेत्र क्या होता है? अंचल, लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता, और नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो करड़ी माता मंदिर को। और ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को। तो इसके साथ ही क्लास 6 भी आज होता है कंप्लीट। 10 चैप्टर थे, 5 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की बुक की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।